सभी साथियों को प्रणाम। मैं अयोध्या की धरती से आपका बेटा, आपका भाई सेवक पवन पांडे। सभी साथी जुड़ जाएं। बहुत दिन बाद आज अपनी बात रखने के लिए और आप सबका कुशल क्षेम लेने के लिए लाइव आया हूं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे, आपका परिवार भी खुशहाली और तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभ कामनाओं के साथ आज इस लाइव के माध्यम से मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। जो साथी जुड़ गए हैं उनका सभी का धन्यवाद। जो साथी जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। अनुरोध है, विनती है, निवेदन है और चाहता हूं मेरी आवाज को अपना आशीर्वाद दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए कि जो बातें आपसे हम कह रहे हैं, जो बातें आपसे कहने जा रहे हैं, अगर हमारी बात सच है, हमारी बात सही है, हमारी बात में आपको वजन लगता है तो हमारी आवाज को अपनी आवाज दीजिए, इसको शेयर करिए और आगे भी बढ़ाइए। जो भी साथी मुझसे जुड़ गए हैं मैं उन सभी साथियों का अभिवादन कर रहा हूं। जो मुझसे बड़े हैं उम्र में उन सभी को प्रणाम चरण स्पर्श। जो नौजवान साथी हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है और अभिवादन है। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज विभिन्न जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की धरती के, जिस हालात से, जिस स्थिति और परिस्थितियों से हमारा उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, हमारा नौजवान गुजर रहा है, हमारे किसान गुजर रहे हैं, हमारी बहनें गुजर रही हैं, इन मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए मैं आपके बीच में लाइव आया हूं और अपनी बात कहना चाहता हूं। मार्च 2017 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जनता ने उनको जनादेश दिया। हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं, चाहे वो ईवीएम के बल पर हो, चाहे बेईमानी के बल पर हो, चाहे पैसों के बल पर हो, जिस भी तरह से हो जनादेश उनको मिला और उन्होंने उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी सरकार बनाई और शपथ ली। मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मुझे लगता है आज 30 अगस्त है। आज 30 अगस्त है। मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या स्थितियां हो गई हैं उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसान, नौजवान, आज हर मुद्दे पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल है। पूरे तरीके से यह सरकार विफल है। किसी मुद्दे पर आप बात कर लीजिए, किसी मुद्दे पर उठा लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। और जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं आप सारे लोग समझ रहे हैं। बारी बारी में सारे मुद्दों की बात करूंगा। आज महंगाई कितने चरम पर है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता नारा देते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, न महंगाई रहेगी, न भ्रष्टाचार रहेगा। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या आज आपने महंगाई खत्म कर दी? आज आपने महंगाई खत्म कर दी? 500, 600, 700 का सिलेंडर आज 1150-1200 रुपया पहुंच गया और आप महंगाई खत्म कर रहे थे। राशन की दुकान से जो गरीबों को राशन और मिट्टी का तेल मिलता था वो बंद हो गया। आज खुला आटा 36-38 रुपया किलो है। पहले 100-150 रुपए की सब्जी एक मध्यम वर्गीय परिवार में 3-4 दिन चलती थी। आज 500, 600, 700 रुपए की सब्जी 2 दिन नहीं चल पाती। इतनी महंगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कड़वा तेल कितना महंगा है आप सोच नहीं सकते। महंगाई चरम पर है। कड़वा तेल कितना महंगा है। ईटा, गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया आम आदमी के लिए आज मकान बनाना सपने जैसा हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनका वादा था महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करते करते इन्होंने
इस उत्तर प्रदेश की आम जनता को खोखला कर दिया है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से इंसान खोखला होता जा रहा है। आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई सुरसा डायन की तरह मुंह बाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ी है। आज एक गरीब परिवार का आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी अपने परिवार को पढ़ा लिखा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परिवार चलाना उसके लिए कितना कठिन है, इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको भी है। लेकिन डर के मारे बोलते नहीं, बोलने की नैतिकता नहीं है, बोलने का साहस नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो महंगाई की मार है, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की मार दी है, जो महंगाई बढ़ाया है, वो केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा या जो अन्य दल हैं, निर्दल, जितने अन्य दल के नेता उनके यहां नहीं है, उन्हीं के यहां है, ऐसा नहीं है। अगर हम 1200 रुपए का सिलेंडर लेते हैं तो इनको भी 1200 का सिलेंडर लेना पड़ता है। आज पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं दाम। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीजल पेट्रोल सस्ता है, लेकिन इनके अंदर बोलने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, नैतिकता नहीं है। आज आप बताइए, अभी तक दूध, दही, घी पर जीएसटी नहीं थी। आजादी के बाद, आजादी के 74-75 अमृतकाल मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ, दूध, दही, घी पर आपने जीएसटी लगा दिया। बच्चों के आपने कलम, किताब, पेंसिल, रबर, बस्ते तक पे जीएसटी लगा दिया। आप सोचिए, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान को एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गरीब नौनिहालों के बच्चों के कलम, किताब पर, बस्ते पर, रबर और पेंसिल पर आपने जीएसटी लगाया है। इससे आपका चरित्र, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लूटने का, खसोटने का, गरीबों का उत्पीड़न करने का, केवल आपके भाषण, कोरे भाषण, जो शब्दों का माया जाल है, और जो आपकी मीडिया है, जो विज्ञापन पे बल पर आपको दिखाती है, उसमें तो आपका महिमा मंडन है, लेकिन जनता की आत्मा को आपने रुला दिया है, गरीबों को आपने रुला दिया है, बच्चों को रुला दिया है। स्कूलों की जो दुर्दशा है उसे बताने लायक नहीं है आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। महंगाई चरम पर। आपके एक डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार दौड़ा कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर चैनलों में पूरा दौड़ा कर रहे हैं। अभी इसी गोंडा बगल जनपद में एक महिला को बच्चा हुआ, और आप सोचिए, अस्पताल में जानवर बच्चे को खा गए, बच्चा मर गया। यह है स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति। देवरिया, कुशीनगर में आदमी के मर जाने के बाद एम्बुलेंस और उसे ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अपने कंधे पर लगकर अपने परिवार की बॉडी को आदमी ले जा रहा, उसका वीडियो वायरल हुआ। हमीरपुर में क्या हुआ, कई ऐसे जिले हैं, झांसी में क्या हुआ, कोई ऐसा जिला नहीं बच रहा है जहां पर इनके अस्पतालों की दुर्व्यवस्था डेली अखबारों के माध्यम से सामने ना आ रही हो, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हो, और सोशल मीडिया डेली स्वास्थ्य विभाग की पोल को खोल रहा है। जितनी जगह इन्होंने जांचें की, क्या रिजल्ट आया, कौन सा आदमी अधिकारी सस्पेंड हुआ, कौन सा अधिकारी बर्खास्त हुआ, जो इन्होंने करोड़ों की दवाइयों का घपला पकड़ा था उसमें कौन सा अधिकारी बर्खास्त हुआ, कुछ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है वो कहीं है ही नहीं। पूरा जंगल राज अस्पतालों में लूट है, बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं और कहीं कोई काबू नहीं है, कहीं कोई चाबुक नहीं है, कहीं कोई हंटर नहीं है, और ना कोई सरकार का इकबाल है, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री का इकबाल है। चारों तरफ पूरी लूट मची हुई है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए चाहे जितना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 108 एम्बुलेंस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चालू की थी। कहीं पर कोई घटना, दुर्घटना हो, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट में पहुंचकर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाती थी। लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं बंद हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू किया गया था। वो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाती थी, जच्चा बच्चा को वापस घर छोड़ती थी, एक पैसा नहीं लगता था। आज उसमें ना डीजल है, इंजन सीज है। यह है योगी बाबा की सरकार, और यह है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री की हालत। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है, पूरी स्थिति खराब है। आप दूसरे मुद्दे पे आ जाइए, कानून व्यवस्था। बहनों के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा हो, किसी से छुपा है? कन्नौज में जो घटना हुई आज जिस तरह से, किसी से छुपी है बहन बेटियों के साथ? पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ जिलों में जो अत्याचार हो रहा है,
सरकार कानून रोक पाने में असफल है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा जंगल राज कभी देखने को नहीं मिला होगा जिस तरह से आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। दरोगा जी से जो एफआईआर लिखाने जाए पहले थाने में पैर दबा ले रहे हैं। थाने लूट और खुली डकैती का अड्डा हो गए हैं। बगैर पैसा दिए आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अगर आप थाने कोतवाली पहुंच गए तो आपकी जेब में जितना रुपया जब तक निकाल नहीं लेंगे पुलिस वाले तब तक अपने घर आप वापस नहीं जा सकते। हत्याएं हो रही हैं, लोग लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दलित बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार है। अल्पसंख्यक के साथ कोई जाति बची नहीं है। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान चाहे कोई जाति बिरादरी की बेटियां हो, कोई नहीं बच रही हैं। जुल्म अत्याचार की इंतहा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की ये जो हमारी देवतुल्य जनता है, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए, अपनी बातों को रखिए, अपनी बात को बोलना सीखिए। क्या स्थिति हो गई है आज? लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लोगों पे दर्ज हो रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोल देगा उस पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। जो इनकी नाकामियों की पोल खोल देगा उसके मुकदमा लिख देंगे। ऐसा नहीं है। आज पूरी सरकार अराजकता लूट के आकंठ में डूबी हुई है। सीएम साहब को जान नहीं पाते, डिप्टी सीएम झूठ बोलने के लिए बने हैं। दोनों डिप्टी सीएम झूठ बोलते हैं। मंत्री जान ही नहीं पाते अधिकारी ने उनके विभागों में क्या कर दिया। वो जान ही नहीं पाते कि अधिकारियों ने क्या कर दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, सतीश भाई कोई हैं लिख रहे हैं पवन पांडे शर्म करो। शर्म हम क्यों करें? शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप अंधभक्त हैं जिस पार्टी के। उस राज्य में महंगाई चरम पर है, आप बोल नहीं सकते। आपकी नैतिकता नहीं बोलने की। बच्चों पे जीएसटी लग गई, कॉपी कलम किताब पे दूध दही पे आप पे बोलने की नैतिकता नहीं है। बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, आपकी बोलने की हैसियत नहीं है। चुल्लू भर पानी में आप डूब मरिए, आप शर्म करिए। मुझे बिल्कुल नैतिकता का पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइए। मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। साथियों, मैं जो कह रहा था, और मुझे कहने में इन बातों को कोई गुरेज भी नहीं है। कानून व्यवस्था कहीं कुछ है नहीं। पूरी चारों तरफ लूट मची है। हत्या, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अधिकारी लूटने में मस्त हैं। गाजियाबाद नोएडा से लेकर और कुशीनगर बॉर्डर तक, बलिया देवरिया तक, चारों तरफ क्या हो रहा है आज आप बता दीजिए। आज इसी अयोध्या की बात कर लीजिए। अयोध्या में अभी एक सूची जारी हुई थी। भाजपा के नेता प्रॉपर्टी डीलिंग में मस्त हैं। भाजपा के नेता प्रॉपर्टी डीलिंग में मस्त हैं। अवैध जमीन का कारोबार करने में व्यस्त हैं। भाजपा के माननीय विधायक जी का नाम था उसमें। वो सूची समाजवादी पार्टी कार्यालय या पवन पांडे ने नहीं जारी की थी। वो सूची विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जारी की थी। तो सच्चाई सबके सामने है। पूरी अयोध्या में जमीनों की लूट मची हुई है। एक्स मिलिट्री मैन परेशान किए जा रहे हैं। किन प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन उनको बेच दिया, वो बेचारे आज धक्का खा रहे हैं। उनके मकान पर बुलडोजर अब चल जाए कि तब चल जाए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने हक और अधिकार की बात को कहना पड़ेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरे देश को चैनल और अखबार लिखते हैं कि विश्व में दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे अडानी आ गए हैं। अडानी ने इतना खून पसीना परिश्रम मेहनत किया कि विश्व के दूसरे तीसरे नंबर के उद्योगपति हैं, अमीर आदमी हैं। लेकिन मीडिया यह नहीं दिखाता कि हिंदुस्तान का कितना पैसा कर्जा लिया हुआ है अडानी ने। देश के प्रधानमंत्री ने अडानी का कितना कर्जा देकर के माफ कर दिया है, इसको ये देश की मीडिया और अखबार नहीं लिखते दिखाते। अभी कोई गरीब आदमी, किसान परिवार का आदमी अगर लोन पर ट्रैक्टर ले ले और 2 बार किस्त सही समय पे ना जाने पाए तो तहसीलदार एसडीएम साहब ट्रैक्टर खिंचवा लेंगे और ला करके उसके ट्रैक्टर को खड़ा, उस किसान को तहसील के थाने के सीकचे के पीछे खड़ा कर देंगे। जो तहसील की मिलाकर उसको बंद कर देंगे सीकचों के पीछे, अगर 2 बार 3 बार 4 बार कोई गरीब किसान अपनी किस्त न दे पाए। लेकिन अडानी जी
अडानी जी पता नहीं कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है, अडानी जी पता नहीं कौन से महामानव हैं कि उनका ढेर सारा कर्जा भारत सरकार माफ करती जा रही है और उस पर कहीं कोई नहीं, पता नहीं अडानी जी। अब अडानी जी जो भाजपा को दे पा रहे होंगे और ये किसान न दे पाता हो, ये बात पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अडानी जी भाजपा को क्या दे रहे हैं। हमारे भाई लिख रहे हैं कमल का फूल अयोध्या के व्यापारियों की भूल, क्यों वोट तो दिया था, पूरा बटन दबाया था दौड़ दौड़ के कि व्यापारी विधायक आ गया है और व्यापारियों को वोट दिया था, बता रहे थे कि पूरा राम राज्य आ जाएगा, बुलडोजर चल रहा, दर्द हो रहा है, दुकानें गिर रही, मुआवजा नहीं मिल रहा, दर्द हो रहा है। तब तो उस समय के डिप्टी सीएम आए थे, पूरा वादा कर गए थे किसी एक व्यापारी की ईंट पर अगर बुलडोजर चलेगा तो हमको बताइएगा। ये दर्शन नगर के हमारे व्यापारी भाई, इनको भी लगा कि व्यापारी आ गया, पूरा एकदम एक तरफा इनकी लड़ाई लड़ेगा। अरे लड़ाई लड़ने के लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, मुख्यमंत्री से अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए भसोट चाहिए, कलेजे में दम चाहिए कि आप बोल सकें, अपने लोगों के लिए लड़ सकें, अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकें। बुलडोजर चल रहा है, पुलिस का डंडा भी चल रहा है, और अगर नहीं कराएंगे तो अपने हाथ से छीनी हथौड़ी लेके तोड़ना भी पड़ रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। चलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, आपने जैसा किया था वैसा आप लोग भर रहे हैं बहरहाल, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में सचेत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको महंगाई से निजात मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हैं कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो, अगर आप चाहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित रहें, बहन बेटियों के साथ जो पूरे प्रदेश में जुल्म और अत्याचार हो रहा है उससे आपको मुक्ति मिले, और ये जो झूठों की अंतरराष्ट्रीय मंडली है, ये जो झूठों की भारतीय जनता पार्टी की अंतरराष्ट्रीय मंडली है जो लगातार झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे झूठों से भी मुक्ति मिले तो आने वाले समय में इनको हटाने का काम करिए, कीचड़ हटाइए। इनका निशान कीचड़ में खिलता है, पूरा देश प्रदेश कीचड़ बनता जा रहा है। पहले भाषण देते थे नरेंद्र मोदी जी के, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ढेर सारे भाषण हैं, उसको लोग लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी पूछते थे पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ, डीजल महंगा है कि नहीं महंगा है, महंगाई है कि नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी पूछते ही नहीं महंगाई है कि नहीं है, पता नहीं कहां सांप सूंघ गया। अगर आज मुझे लगता है कोई और प्रधानमंत्री देश का, अगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो जरूर पूछते महंगाई है कि नहीं है, पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ, डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ, गैस महंगा है कि नहीं है, गुंडा राज है कि नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। आज मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो पक्का बोलते इन बातों के बारे में, कोई बोलने वाला ही नहीं है। पता नहीं कहां चले गए मोदी जी, कहां गायब हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज पूरा देश आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। यही भाजपा के नेता पहले भाषण देते थे, जब रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले तो पूरा देश गिरता है, हिंदुस्तान गिरता है, देश का सम्मान गिरता है। और आज पता नहीं क्या हो गया, आज डॉलर के मुकाबले रुपया रोज नीचे आ रहा है, रोज नीचे आ रहा है। किसी भाजपा के नेता के मुंह से आवाजें नहीं निकल रही। पता नहीं हमारे देश के माननीय मोदी जी कहां चले गए, बता ही नहीं पा रहे। विज्ञापन छपाना पड़ेगा मोदी जी, इस पे बोलिए कुछ, बाहर बीजेपी की सरकार कुछ बोले, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आज रुपया कितना नीचे जा रहा है डॉलर के मुकाबले, बोलना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। आज देश इतना कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, नौजवानों के हाथों में कटोरा थमा दिया आपने। पहले लोग मिलिट्री में तैयारी करते थे, हमारे नौजवान 18-20 साल के नौजवान गांव में दौड़ लगाते थे कि मिलिट्री में आ जाएंगे तो कम से कम 20 साल 25 साल नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे। मोदी जी ने अग्निवीर पैदा कर दिया, अग्निवीर। 18 साल में नौकरी पाओ, 22 साल में घर आ जाओ, उसके बाद भगवान मालिक है, उसके बाद भगवान मालिक है। अग्निवीर, बैंक वीर, अध्यापक वीर, इतने ढेर सारे वीर पैदा कर दिए भाजपा की सरकार ने कि नौजवान एकदम आत्महत्या करने के मुहाने पे खड़ा है। इतने वीर बना दिए भाजपा की सरकार ने, इतने वीर देश में पैदा कर दिए हैं। अग्निवीर, अध्यापक वीर, बैंक वीर, पूरी जिंदगी संविदा कर दी, पूरी जिंदगी अनिश्चितता के दौर में ला दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे नौजवानों, इस देश की आजादी के लिए 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवानों ने प्राणों की आहुति दी थी, अंग्रेजों से लड़े थे, आतताइयों से लड़े थे, फांसी के फंदे को चूमा था और इस देश को आजाद कराया था। उसके सामने तो जुमलेबाज झूठ बोलने वाले कुछ है ही नहीं है। खाली मन बना लोगे, खाली मन बना लोगे नौजवानों, प्रदेश और देश के नौजवानों, केवल मन बना लोगे
कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से लेकर जो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने कुर्बानी दी है, हमें उस कुर्बानी को वापस चाहिए। शहादत का जो अधिकार था, जिन अधिकारों को लेकर के जिस उसको लेकर उन्होंने शहादत दी थी, आज हमें अपना हक अधिकार चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान में जो हमें अधिकार मिला हुआ वापस चाहिए। तो एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा। आने वाले 24 के चुनाव में अगर मन बना लोगे और जिस दिन वोट पड़ेगा, खाली एक दिन ईमानदारी से खड़े हो जाओगे अपने मन को मजबूत करके, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमानत जब्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कई सालों तक इनका जन्म सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश और इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आ पाएगा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, आज विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, डिग्री कॉलेजों की क्या स्थिति है। नौजवान मारा फिर रहा है, तैयारी करने वाले नौजवान मारे जा रहे हैं, पीठों पर लाठियां पड़ रही हैं, कहीं कोई नौकरी रोजगार नहीं है, घोषणा पत्र पूरा झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है। नौजवान एकदम आत्महत्या करने के मुहाने पर खड़ा हुआ है, केवल उसे लालीपाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखबारों और चैनलों में दे रही, बाकी उसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, उठिए, निकलिए इन मंदिर मस्जिद के विवादों से, इन हिंदू मुसलमान के झगड़ों से, फसादों से, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आएगा फिर जय श्री राम, चुनाव आएगा फिर अयोध्या, मथुरा, काशी शुरू कर देंगे, फिर आपको धर्म के झगड़े में, धर्म के विवाद में उलझाए रहेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान हमको ताकत दें। हम प्रभु से ताकत मांगते हैं। प्रभु हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, भगवान हमारी ताकत है, भगवान हमारे लिए पूजा पाठ और हमारे देवी देवता हैं। भगवान हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है, भगवान हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम उनसे ताकत मांगते हैं। भगवान हमें ताकत दो, इन झूठों को हरा सके। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि आप भी अपने जिसको भी देवी देवता मानते हो, उनसे प्रार्थना करिए कि इन झूठों से इस प्रदेश और देश को मुक्ति मिले, जिससे ये प्रदेश और देश तरक्की और विकास के रास्ते पर जा सके। आज क्या स्थिति हो गई है पूरे प्रदेश की, देश की, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में, रोजगार के मामले में, पर्यावरण के मामले में, किसी मामले में उठा लीजिए। आज नीचे से ऊपर तक प्रदेश का बच्चे से लेकर नौजवान तक परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, बहन बेटियां परेशान है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल ये सरकार के मंत्री झूठ बोलने में, सीएम, डिप्टी सीएम झूठ बोलने में, दुनिया को गरबलाने में परेशान हैं। साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इन झूठ बोलने वालों को हटाना होगा, झूठ बोलने वालों से लड़ना होगा और अपनी बात को कहना होगा। अगर अपनी बात आप नहीं कहोगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं हमारे शहर में बहुत से साथियों के घर पे भी हमारे देश का सम्मान, हमारा सम्मान, तिरंगा झंडा लगा हुआ है। कहीं झुक गया है, कहीं बंदर गिरा रहा है, कहीं चिड़िया हिला रही है। मैं हाथ जोड़ के सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, आपने आजादी का अमृत वर्ष मनाया, 75वीं वर्षगांठ मनाई। अब इस देश की इज्जत, आबरू और जो हमारा मान सम्मान है, इस तिरंगे झंडे को उतारकर सम्मान अपने घर में रखिए, जिससे कि हमारे तिरंगे का अपमान न होने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो, कोई हमारी बात से असहमत हो, तो मुझको अपनी बात से सहमत करे। इस चुनौती के साथ मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, मेरी आवाज को आवाज दीजिए, शेयर करिए। और इस जंगल राज वाली, भ्रष्टाचार वाली, गुंडा राज वाली, महंगाई लाने वाली, बेरोजगारी लाने वाली, जीएसटी का कर लगा करके महंगाई बढ़ाने वाली, दूध दही कलम किताब बस्ते पर और कफन पर भी जीएसटी लाने वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, मेरी आवाज को पहुंचाइए, जिससे कि इनके कानों तक इस बात की गूंज पहुंचे और हो सकता है शायद इनका दिल पिघले और जनहित में कोई काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, हमेशा 24 घंटा आपके दुख में, सुख में एक बेटे और भाई के रूप में, सेवक के रूप में सदैव आपकी सेवा को तत्पर रहने वाला आपका बेटा भाई। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आप मेरी लाइफ से जुड़े, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फिर मौका मिलेगा आपके बीच में आऊंगा, अपनी बात रखूंगा। एक ये भाई हमारे कोई रमेश जायसवाल जी हैं, ये लिख रहे हैं, जब सपा सरकार थी तो थाना यादव चलाते थे, आज थाना कौन बिरादरी चला रही है, जरा इसका जवाब दे दो। और एक सूची वायरल करते थे 56 में 54 एसडीएम यादव हो गए, लेकिन आज उन 54 की सूची कोई नहीं दे पाया। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आप इसी यूनिवर्सिटी के जो है अंधभक्त हैं,
आपका भगवानी मालिक है जायसवाल जी, और भगवान आपका भला करे और आपकी अंधभक्ति का भी भला करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों ने मुझे इतनी देर तक सुना, आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार, सादर प्रणाम।